दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूं। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें डगलस मरे कतर में बैठे थे और वहां का होस्ट बहुत आक्रामक था। वो तीखे सवाल पूछ रही थी जिनका जवाब डगलस मरे ने अच्छा दिया। बस एक सवाल में वो थोड़े नरम पड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डगलस मरे से बेहतर हूं। यहां बैठा हूं इसलिए शायद खुलकर बोलना आसान है। जबकि डगलस एक बहुत ही विरोधी भीड़ में बैठे थे और अपनी हमेशा की प्रतिभा के साथ उन्होंने हर एक सवाल का शानदार जवाब दिया। लेकिन इस खास सवाल में मुझे लगता है कि वो थोड़े नरम पड़ गए। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जवाब क्या होता। मैं अपनी माँ के प्रवासी अनुभव पर बात करूंगी। मैं बाक्समैन हिल की इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि शिक्षा और शरणार्थियों की आर्थिक विकास में भूमिका लोगों को बताना जरूरी है। मैं संदेहशील इसलिए हूँ क्योंकि जब मेरी माँ और उनके माता पिता यूके आए थे, तब लोगों ने उन्हें गंदा कहा था। वह कहती हैं कि किसी ने मुझे कभी गंदा नहीं कहा। तो जो आप सुझाव दे रहे हैं उसे भी मेरे अनुभव के आधार पर नकारा जा सकता है। इसी कारण हम निजी अनुभवों को सबूत नहीं मानते। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थीं, फिर भी उन्हें नागरिक नहीं माना गया क्योंकि वो ब्राउन थीं। उन्होंने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जो वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जहां से भी वह आई थीं वहां नहीं कर पाती। फिर भी बराबरी नहीं है, जबकि मेज पर बराबरी की जगह मिली है। पश्चिम यूके हमेशा से खुला समाज रहा है, यहाँ तक कि नस्लवाद के दौर में भी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन अपने शुरुआती वर्षों में वह भी यूके गए थे और लिंकन इनसे बैरिस्टर के रूप में स्नातक किया था। वह एक भूरे रंग के व्यक्ति थे। उस समय दुनिया बहुत अलग थी। मुझे यकीन है कि किसी हद तक नस्लवाद मौजूद था, लेकिन संस्थागत रूप से पश्चिम बाकी सभी से तेजी से आगे बढ़ रहा था। सही है। तो हम वास्तव में किस हद तक ये विचार बेच सकते हैं कि एक शरणार्थी के रूप में आपको शिक्षित होना या एक्स, वाई और जेड मानदंडों को पूरा करना ही ज़रूरी है ताकि लोग आपको इंसान समझें? इनकी समस्या है कि वे आपको इंसान नहीं मानते। उत्पीड़कों के मानदंड पूरे करने पर भी वे ऐसा नहीं मानते। तो आप लोगों को इंसान कैसे बनाते हैं? उत्पीड़कों के मानदंड? वे किसकी बात कर रही हैं? ब्रिटिश सरकार, राज्य व्यवस्था या आम लोगों की? आप उसी दिशा में जा रहे हैं। मेरा अनुभव अलग है। ऑस्ट्रेलिया में ब्राउन आदमी होते हुए मुझे नस्लीय अपमान नहीं मिला। मैं 19 साल की उम्र में वयस्क के रूप में आया था। मुझे ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय अपमान नहीं झेलना पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिम में किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। यह सोचना गलत होगा। लेकिन इस महिला ने पश्चिम की दमनकारी प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी पूरी दलील कुछ व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बनाई थी। शायद किसी ने उन्हें बयो कहा, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी मां ने पीएचडी की थी। क्या वह पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ऐसा कर पाती? पश्चिम ने उन्हें उनके पुश्तैनी देश से कहीं ज्यादा अवसर दिए। यही वजह है कि वह वहां रुकीं। यही वजह है कि उन्होंने अगली पीढ़ी को जन्म दिया जो कि वही हैं। यह पीड़ित मानसिकता, दूसरों को उत्पीड़क मानना और बराबरी न समझने की भावना सिर्फ कुछ व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। यह कितना दयनीय है। यह सिर्फ लोगों की मानसिकता के बारे में बताता है। जिस वजह से मुझे पश्चिमी देशों से तुरंत प्यार हो गया वो यह थी कि मैंने तुरंत पहचान लिया कि ऑस्ट्रेलिया में मेरी जीवन गुणवत्ता पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर होगी। मैंने समझ लिया था। इसलिए कभी भी पीड़ित मानसिकता में नहीं गया कि लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं या बराबर नहीं समझते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अलग व्यवहार नहीं किया। मैं खुद को हमेशा इस समुदाय का हिस्सा मानता था। मेरे ऑस्ट्रेलियाई दोस्त पाकिस्तानी दोस्तों से ज्यादा थे क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहता था। मैं हमेशा इस समाज का हिस्सा बनना चाहता था और मुझे इसकी संस्कृति बहुत पसंद थी। यह तभी संभव है जब आप ऐसा सोचें। मैंने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों को जाना है। मेरा बचपन का पाकिस्तानी दोस्त 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आया था। वह अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन अक्सर नस्लवाद की शिकायत करता है। यहाँ नस्लवाद नहीं है। वह पाकिस्तानी लहजे में बोलता है जो उसकी मदद नहीं करता। उसकी पत्नी हिजाब पहनती है और मैं समझ सकता हूँ कि इससे लोग घूर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि आप अपनी मूल संस्कृति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो यही है जिसे हम एकीकरण कहते हैं। मैं पाकिस्तानी आदमी की तरह नहीं रहता, मैं मुस्लिम आदमी की तरह नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं अलग दिखता हूं, लेकिन ये आसानी से बदल सकता है अगर आप मुस्लिम या विदेशी जैसा व्यवहार न करें। लेकिन उसी तरह अगर कोई पश्चिमी महिला पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में पश्चिमी कपड़े पहनकर, जैसे स्कर्ट या कुछ और, जाती है तो उसे भी बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। इंसान ऐसे ही व्यवहार करते हैं, इंसान ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसकी तुलना पश्चिम से करें, जहां आपको बुर्का पहनने की अनुमति है, जहां आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जहां आपको सामाजिक आवास मिलता है, जहां आपको वेलफेयर पेमेंट्स मिलती हैं। आपको भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। उसकी पहचान इसी सोच पर थी कि मैं पीड़ित हूं, और यह महिला जाहिर तौर पर इससे सहमत होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि डगलस कैसे जवाब देते हैं। तो डगलस, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसका जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन वह इसके ऊपर एक और सवाल जोड़ने वाली है जो वास्तव में बहुत दयनीय है, और मुझे लगता है कि डगलस और भी कड़ा जवाब दे सकते थे, जो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब मैं आपके पास आती हूँ डगलस मरे। डगलस, आपका तर्क ज्यादातर हमें और उन्हें पर केंद्रित है, जबकि असल में हमारे पास असल में उन्होंने ही हमें बना मुन्ने किया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान हमेशा ऐसा ही करते हैं। इतिहास में लोग सिर्फ ट्रॉय की हेलेन या जमीन ही नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और उनके वर्चस्व के लिए भी युद्ध करते रहे हैं। हर एक साम्राज्य को देखिए, वे दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं, या तो उन्हें बर्बाद कर देते हैं या उनके सिस्टम को अपने सिस्टम से बदल देते हैं। हर एक युद्ध को देखिए, रोमनों ने ऐसा किया, यूनानियों ने ऐसा किया, फारसियों ने भी ऐसा किया, कम्युनिस्टों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, और पश्चिमी देश भी ऐसा करते हैं। यही तरीका हमेशा काम करता है, क्योंकि कोई भी सभ्यता तब तक विस्तार नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती या सफल और समृद्ध नहीं हो सकती जब तक वह अपनी मूल्यों को पुण्य और अच्छा मानकर उन पर विश्वास नहीं करती। मुसलमान अमेरिकियों से कह रहे हैं कि कुत्ते मत पालो, शराब न पीजिए, महिलाओं को छोटे कपड़े न पहनने दें, रात में बाहर न जाने दें। ये इस्लामी मूल्य हैं जिन्हें वे पश्चिमी देशों में फैलाना चाहते हैं। और इस समय पश्चिम किसी वजह से अपने मूल्यों को लेकर थोड़ा दोषी और थोड़ा शर्मिंदा है। नहीं, आपको कहना चाहिए, हाँ, हम मानते हैं कि हमारे मूल्य आपके मूल्यों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इसका आपसे एक इंसान के तौर पर कोई लेना देना नहीं है। आप तो बस उस मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हैं। आप महिला हैं, आप भी उसी मशीन का हिस्सा हैं। मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं उन मूल्यों के सेट पर सवाल उठा रहा हूं जिनका आप समर्थन कर रही हैं। और ठीक है, आप अपने मूल्यों को मेरे मूल्यों से श्रेष्ठ मानती हैं। मुसलमान भी आपको हमेशा यही कहते हैं। तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। हमारे अपने मूल्य, हमारी अपनी ब्रिटिशता, हमारे अपने सद्गुण, और वे अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं के साथ हमारे तटों पर आएंगे। आप ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं जैसे वे आपके देशों में कमतर मूल्यों के साथ आते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कहा है। ये दूसरी बात है। मुझे लगता है कि उसे कहना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यह सच है। यही मेरी आस्था है। जैसे आप सोचते हैं आपके मूल्य हमारे मूल्यों से बेहतर हैं, आप मानते हैं आपके मूल्य श्रेष्ठ हैं। हम अपने, सच कहूं, हमारी राय मायने नहीं रखती। इसका अंतिम निर्णयकर्ता वे सभ्यताएं होनी चाहिए जो उन मूल्यों पर आधारित हैं। तो हम पश्चिमी सभ्यता को देखते हैं। हम पिछले 400-500 साल से अंधकार युग के बाद वैज्ञानिक क्रांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसने क्या पैदा किया। सैन्य रूप से इसने दुनिया पर शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दबदबा बनाया, और इसके परिणाम स्वरूप इसने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जो सबसे समृद्ध है, जिसमें रहना सबसे सुखद है। यही कारण है कि आपके लोग इन देशों में आते हैं। यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपके मूल्य कहने का मतलब कमतर हैं या बस हमारे स्तर के हैं। यही इसका मतलब है। अगर आप मानते हैं कि आपके मूल्य राज्य से श्रेष्ठ हैं, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप मूल्यों में अंतर की बात करते हैं तो आप क्या सुझाव देते हैं? मैंने नहीं कहा चुनौतियां हैं और हमें इसकी जानकारी है। हमें ईमानदार रहना चाहिए। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए मैं पिछले 1 हफ्ते से खाड़ी क्षेत्र में था। लंदन में मैं जितने बुरखे देखता हूं उतने हाल में खाड़ी, खासकर दोहा में, नहीं देखे। अब
मैं नहीं कह सकता कि लंदन में ज्यादा बुरखे देखकर मुझे खुशी होती है। डगलस मरे पश्चिमी सभ्यता और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे अनुसार महिलाओं को कचरे के थैलों में डालना गलत है। यही हमारे मूल्य हैं। आप अपने मूल्यों से बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप अफगानिस्तान को कम आंकते हैं। यही वजह है कि आप अपने देशों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कतर तो बहुत शरारती है। कतर अपने एजेंडे के साथ पश्चिमी विश्वविद्यालयों को निर्यात और फंडिंग कर रहा है। तो कतर तो बड़ा खतरनाक है और मुझे लगता है कि हमें कतर से सावधान रहना चाहिए। क्या मुझे उन लोगों से कोई नफरत महसूस होती है जो इन्हें पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इससे कोई खुशी होती है। और निश्चित रूप से कई बार मुझे लगता है, आप जानते हैं, इस इलाके में बुर्का पहनने वालों का प्रतिशत कितना हो जाए कि वो बाकी सभी के लिए इतना अच्छा न लगे। क्या ये सब बुरखों की वजह से है? दूसरी परंपराओं वालों से तो नहीं पूछा जाता कि उन्हें शराब पीने वालों या महिलाओं को देखकर फर्क पड़ता है या नहीं? बिल्कुल सही। वो कह रही हैं कि उनकी मान्यताओं के अनुसार शराब न पियो और पार्टी या नाइट क्लब मत जाओ। बिल्कुल। आप उन लोगों को नहीं समझते जो इस्लामी मूल्यों जैसे कुत्ते न पालना, बेकन न खाना, बाहर न जाना और महिलाओं को कम आज़ादी देना पसंद करते हैं। आप ऐसा अपने मूल्यों के कारण सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अधिकतम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास यही है। हमारे पास 400 साल का बेहतर समाज बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन अब वह बिखर रहा है क्योंकि हमने ऐसी संस्कृतियों के लोगों को यहाँ बुलाया है जो इन मूल्यों से सहमत नहीं हैं। यही हमारी चुनौती है और हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो जब आप सबसे रणनीतिक स्तर पर जितना हो सके दूर से देखें तो इस समय हम एक चौराहे पर खड़े हैं। पश्चिम में 400 वर्षों तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यूनतम सुरक्षा, पूंजीवाद, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मूल्य बहुत उपयोगी रहे हैं। लेकिन अब हम एक विदेशी संस्कृति से टकरा रहे हैं जिसे हम अपनी सभ्यता के विकास के अगले चरण में, यानी पश्चिमी सभ्यता में, यह सोचते थे कि सभी इंसान बराबर हैं और वे आ सकते हैं, वे घुल मिल जाएंगे, वे एकीकृत हो जाएंगे और वे हमारे जैसे बन जाएंगे। हालांकि करीब 40, 50, 60 साल बाद हम देख रहे हैं कि विदेशी संस्कृतियां यहाँ 2 या 3 पीढ़ियों तक भी रहें, तब भी वे अपनी आदतें नहीं बदलती। वे अपने माता पिता की संस्कृति को नहीं छोड़ती। संस्कृति कोई जैकेट नहीं है जिसे आप एयरपोर्ट पर उतार दें और किसी नए देश में दूसरी पहन लें। संस्कृतियां ऐसे काम नहीं करती। हमें यह पता है और नए समाधान चाहिए। हमें अपनी मूल्यों में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। शायद अपने कुछ सिद्धांतों में सुधार करना होगा। जो पिछले 400 सालों से एकरूप समाजों में लागू था, वह बहुसांस्कृतिक समाजों में अब नहीं चल रहा। हाँ, हम ब्रिटेन में कर सकते थे। मैं नहीं हूं, मुझे कहना होगा। पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण में क्या गलत है? हमें इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण गलत नहीं है। हम कतर पर इसे नहीं थोप रहे या लोकतंत्र अपनाने को नहीं कह रहे, जबकि पहले हम ऐसा कहते थे। लेकिन मुझे लगता है वो दौर अब चला गया है। अब हम उन्हें उपदेश नहीं देंगे। तो नहीं, पश्चिम में पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ब्रिट शराब पीना बंद कर देंगे क्योंकि लोग उनके देश आ रहे हैं, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसी चीजें क्यों होनी चाहिए? आपकी कुछ परंपराएं उनकी परंपराओं से अलग होंगी। हाँ, लेकिन आप सब उनके देश में हैं। आपकी दलील तब सही होती अगर ब्रिटिश लोग कतर जाकर कतर को मजबूर करते कि अरे नाइट क्लब्स, बार्स और पब्स खोलो और हमें सड़कों पर नशे में घूमने दो और फुटबॉल हुड़दंग मचाने दो। तब आपकी दलील काम करती। वो हमारी परंपराओं या मूल्यों के खिलाफ है, तब आपकी बात सही होती। ये उनके देश जाने पर काम नहीं करता। जैसे वो सवाल पूछने वाली औरत जिसने हिजाब पहना, उसने कहा मेरी माँ ने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की थी, फिर भी उन्हें गंदा कहा गया। There are, as I said, and before we got all confrontational, which you did from the situation, you have to work out what things you're willing to give up, which things you're willing to compromise on, and which ones you're not. You're not going to persuade the Brits to massively change their culture. But let me just make the point. हर समाज में कुछ बातें होती हैं जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता। कतर में भी ऐसा ही है। हर जगह ऐसा होता है। तो कृपया इसे कोई बड़ा यूरोपीय मुद्दा बनाने की कोशिश न करें। ये बहुत बहुत ही बेईमानी होगी। इस सवाल का जवाब देना बेईमानी होगा। Well, there he is, ladies and gentlemen.
तो इतना ही था। मुझे लगता है डगलस को पश्चिमी मानकों की रक्षा में और आक्रामक होना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम में हमारा नजरिया पश्चिम केंद्रित ही रहेगा। हम अफ्रीकी केंद्रित दृष्टिकोण नहीं रखने वाले हैं। मुझे लगता है यही इसकी जड़ है। पश्चिमी मूल्यों ने मानवता की अब तक की सबसे महान सभ्यता बनाई है। यह बहुत ज्यादा उदार हो गया। फिर इसने उन्हीं मूल्यों के लिए माफी मांगी जिन्होंने इसे महान सभ्यता बनाया। पश्चिमी मूल्यों से दूर होकर अपने अस्तित्व, पहचान और मूल्यों के लिए माफी मांगना आपकी सभ्यता और देश के लिए नुकसानदेह है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैं कहूँगा, माफ कीजिए, ये नहीं कर सकता।